Hello dear students, good morning to all of you and I hope you all are fine and fit at home. Students, class 12th हिस्ट्री में हम कंटिन्यू करते हैं हमारा चैप्टर एंड दैट इज किंग्स एंड क्रॉनिकल्स। इसमें हमने रीड किया था मुगल डायनेस्टी से रिलेटेड राजाओं के बारे में, कौन कौन मुगल डायनेस्टी से रिलेटेड थे, और साथ में क्रॉनिकल्स के बारे में, इट मीन्स इतिवृत्त के बारे में, जिन्होंने अपनी जो जीवनियां थी उनको लेखकों से लिखवाया। साथ में मुगल डायनेस्टी में किस किस प्रकार के टाइमलाइन के अकॉर्डिंग आज हम बात करेंगे कि कौन कौन से रूलर आते गए, कौन इसके फाउंडर थे और किन्होंने मुगल एम्पायर को स्टेब्लिश किया था। सो लेट्स कंटिन्यू आवर क्लास। फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे इसमें टाइमलाइन के अकॉर्डिंग। टाइमलाइन यानी कि मुगल डायनेस्टी से रिलेटेड जो हमारा चैप्टर है उसमें सबसे पहले हमें देखना है कि इसके फाउंडर जो थे वो कौन थे। तो फाउंडर की अगर हम बात करें तो मुगल डायनेस्टी में इसके फाउंडर की बात आती है तो जहूरुद्दीन बाबर, जो कि इंडिया में मुगल डायनेस्टी के फाउंडर थे, संस्थापक थे, जिन्होंने स्थापना की मुगल डायनेस्टी की इंडिया में। कब? 1526 में, 1526 में। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे सिर्फ टाइमलाइन के बारे में, यानी कि कौन कौन सी डेट के अकॉर्डिंग किस प्रकार से जो मुगल डायनेस्टी थी वो इंडिया में आई, इंडिया में स्टेब्लिश हुई, और कौन कौन से टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग उनमें चेंजेस आते गए। फर्स्ट ऑफ ऑल 1526 में बाबर डिफीटेड इब्राहिम लोधी। इसमें बात की जा रही है बैटल ऑफ पानीपत, यानी कि पानीपत की पहली लड़ाई के बारे में, जिसमें बाबर ने इब्राहिम लोधी को डिफीट किया था। पानीपत की फर्स्ट बैटल जो हुई थी, और उसके बाद जो दिल्ली सल्तनत थी उसका एंड हो गया था इंडिया से, और उसके बाद स्टार्टिंग हो गई थी इंडिया में मुगल डायनेस्टी की। यानी कि मुगल वंश के संस्थापक बाबर थे, जिन्होंने इब्राहिम लोधी को इस पानीपत की फर्स्ट बैटल में डिफीट किया। उसके बाद नेक्स्ट 1530 से 40 तक का फर्स्ट फेज ऑफ हुमायूंस रिजन। इट मीन्स कि 1526 से लेके 1526 से लेके और 1530 तक का जो टाइम पीरियड था वो बाबर का था। बाबर ने कंटिन्यू 4 साल तक रूलिंग की इंडिया में, और उसके बाद उनकी डेथ के बाद उनके नेक्स्ट जो सक्सेसर आए थे इसमें कि किस प्रकार से बाबर ने स्टैब्लिश किया था मुगल डायनेस्टी को। उसके बाद फर्स्ट फेज आता है हुमायूं का। हुमायूं का जो फर्स्ट फेज की अगर हम बात करें तो हुमायूं ने 2 फेजेस में रूलिंग की थी इंडिया के ऊपर। फर्स्ट फेज था इसका 1530 से लेके और 40 तक का। उसके बाद शेर शाह सूरी के द्वारा डिफीट किए गए हुमायूं, और इनको यहाँ से जाना पड़ गया। नेक्स्ट फेज आता है इनका, ये दोबारा से वापस आते हैं। उसके बाद ये ईरान पहुंच जाते हैं और ईरान से वापस आते हैं फिर 1555 में। 1555 के बाद इन्होंने डिफीट किया दोबारा से शेर शाह सूरी को। दूसरा फेज स्टार्ट होता है, बट वो 1 ईयर्स तक ही रूलिंग कर पाए, और 1555 से लेके 56 तक उन्होंने रूलिंग की, और उसके बाद उसी ईयर 56 में उनकी डेथ हो गई। ये 2 फेज मैं आपको बता रही हूँ मुगल डायनेस्टी से रिलेटेड। सबसे फर्स्ट फेज था जो हुमायूं का, वो था 1540 से लेके और 1530 से 40 का, और सेकेंड फेज आया था 1555 से लेके और 56 तक का। 56 में उनकी डेथ हो गई थी। उसके बाद नेक्स्ट सक्सेसर आते हैं हुमायूं डिजाइन्स लॉस्ट टेरिटरीज 1556 और 56 में। उसके बाद अकबर की रूलिंग स्टार्ट हो जाती है। अकबर को मुगल डायनेस्टी में, मुगल वंश में सबसे महान राजा के रूप में याद किया जाता है, एक बहुत अच्छे रूलर के रूप में याद किया जाता है। तो इसी प्रकार से हम देखें अकबर का टाइम पीरियड, तो 1556 में इनके पास पावर आई और इन्होंने रूलिंग की 1605 तक, 1605 तक। अकबर द ग्रेट का टाइटल जो इनको मिला हुआ था वो इनकी सुलह कुल की नीति थी। साथ में इनकी ऐसी पॉलिसीज थी जो जनता के लिए इन्होंने बहुत अच्छे तरीके से हर एक व्यक्ति को इक्वली प्रदान की थी। इसी कारण से इनके अकबर को टाइटल दिया गया था अकबर द ग्रेट का टाइटल। नेक्स्ट है 3 फेजेस के बारे में पढ़ा। सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट रूलर्स थे मुगल डायनेस्टी के। सबसे फर्स्ट रूलर की बात की हमने बाबर की, जो कि स्टेब्लिश किया था, उन्होंने फाउंडर बने। सेकंड बात की थी हमने हुमायूं की, 2 फेजेस में इन्होंने रूलिंग की। उसके बाद नेक्स्ट आता है थर्ड डिजाइन ऑफ अकबर। अकबर का टाइम पीरियड 1556 से लेके 1605 का, और सबसे फेमस रूलर के रूप में याद किया जाता है अकबर को। नेक्स्ट आता है डिजाइन ऑफ जहांगीर। अकबर के सक्सेसर यानी कि इनके उत्तराधिकारी के रूप में नेक्स्ट आते हैं जहांगीर। जहांगीर का टाइम पीरियड 1605 से लेके और 1627 तक का। 1605 से और 1627 तक रूलिंग की जहांगीर ने। अच्छा टाइम पीरियड था इनका भी मुगल डायनेस्टी में। अगर हम बात करें तो एक इम्पोर्टेंट प्लेस इनको मिला हुआ है, बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान इनको मिला हुआ है। अब उसके बाद
जहांगीर के सक्सेसर के रूप में बात करें तो शाहजहां। ये हम बात कर रहे हैं पूरे मुगल डायनेस्टी के पूरे जो एम्परर थे ना, टाइम टू टाइम जो आते रहे थे उनके बारे में। नेक्स्ट आते हैं शाहजहां। शाहजहां का टाइम पीरियड 1628 से लेके और 52 तक, यानी कि 1628 से लेके और 52 तक। ये सबसे फेमस रूलर है मुगल डायनेस्टी के। इसके बाद नेक्स्ट आते हैं शाहजहां के नेक्स्ट सक्सेसर के रूप में साथ में आए औरंगजेब। औरंगजेब की अगर टाइम पीरियड की बात करें तो 1658 से लेके और 1707 तक रूलिंग की थी। अब इसके बाद हम डिस्कस करेंगे 1707 में जब औरंगजेब की डेथ हो गई थी, तो उसके बाद जो मुगल डायनेस्टी का जो फेज स्टार्ट हुआ उसको उत्तरकालीन मुगल टाइम पीरियड बोलते हैं। उत्तरकालीन का मतलब है कि जो एक पावरफुल जो स्टेजेस आती गई थी उनमें धीरे धीरे वो पतन की तरफ चला गया, यानी कि कोई भी उसके बाद औरंगजेब के बाद इतना पावरफुल रूलर नहीं आया मुगल वंश से जो कि उसको और ज्यादा उसका एक्सपेंशन कर सके। बाकी जितने भी रूलर आए उन सभी ने क्या किया, सभी ने एज इट इज राज्य को रखा, साथ में बहुत सारे प्रोविंसेस उनसे अलग होते चले गए, बहुत सारे जो लड़ाइयां थी वो शुरू हो गई थी। तो इसी कारण से औरंगजेब के बाद यानी कि 1707 के बाद का जो फेज आता है मुगल डायनेस्टी में उसको नाम दे दिया जाता है उत्तर मुगल कालीन। नेक्स्ट हम बात करेंगे इसके बाद नादिर शाह इन्वेड्स इंडिया एंड चार्ज दिल्ली। उसके बाद 1739 की बात करें, यानी कि जो मुगल डायनेस्टी चल रही थी, लेकिन उसके बाद यहाँ पर इंडिया पर अटैक किया जाता है नादिर शाह के द्वारा। ये टाइमलाइन पढ़ रहे हैं हम 1739 में। अब उसके बाद 1761 में थर्ड बैटल ऑफ पानीपत। इससे पहले की जो सेकंड बैटल की बात करें तो सेकंड बैटल हुई थी 1556 में, जो कि अकबर के बीच में हुई थी, साथ में हेमू के बीच में, हेमचंद्र विक्रमादित्य के बीच में हुई थी। तो इसी प्रकार से अहमद शाह अब्दाली की बात करें तो थर्ड बैटल ऑफ पानीपत में डिफीट किए गए 1761 में मराठों के बीच में और अहमद शाह अब्दाली के बीच में। नेक्स्ट 1765 का फेज हम बात करते हैं तो दीवानी ऑफ बंगाल ट्रांसफर टू द इंडियन कंपनी। अब इसके बाद जो मुगल डायनेस्टी की पावर थी वो बिल्कुल ही धीरे धीरे खत्म हो चुकी थी और बिल्कुल ही डिक्लाइन की तरफ जा रहा था। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया ने आकर इंडिया में रूलिंग स्टार्ट कर दी थी और 1765 में जो बंगाल की दीवानी थी वो ट्रांसफर हो गई थी, किसके पास चली गई थी, ईस्ट इंडिया कंपनी के पास चली गई थी। यानी कि मुगल डायनेस्टी का इसके बाद कोई इतना ज्यादा हम नहीं कह सकते कि इनका इतना ज्यादा कोई जो रोल, मोस्ट इम्पोर्टेंट रोल इंडिया में इसके बाद रहना शुरू हुआ था। और 1665 की बात करें 1757 में जो प्लासी की बैटल हुई थी उसके बाद तो जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उन्होंने अपने पूरा ही प्रशासन यहाँ पर स्थापित कर लिया था। तो ये टाइमलाइन रीड कर रहे हैं हम किंग्स और क्रॉनिकल्स चैप्टर से अकॉर्डिंग टू डेट्स के अकॉर्डिंग। फर्स्ट फेज था 1506 का, 35 उसमें बाबर स्टैब्लिश करते हैं इंडिया में आके मुगल डायनेस्टी को। उसके बाद नेक्स्ट आता है हुमायूं का टाइम पीरियड, 2 फेजेस में रीड किया था हमने 1530 से लेके और नेक्स्ट 40 तक का। उसके बाद डिफीट कर दिए गए थे शेरशाह सूरी के द्वारा। उसके बाद नेक्स्ट आता है 1555 से 56 तक का टाइम पीरियड। इसके बाद सक्सेसर आते हैं अकबर को सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्राप्त था इसमें। अब नेक्स्ट 1857 की बात करते हैं, 1857 का जो रिवोल्ट हुआ था। 1857 के रिवोल्ट की अगर हम बात करें तो इसमें बहादुर शाह सेकंड डिस्पोज्ड बाय ब्रिटिश, ये लास्ट रूलर थे। जो बहादुर शाह जफर सेकंड थे लास्ट रूलर थे मुगल डायनेस्टी के। और जब 1857 का विद्रोह हुआ, रिवोल्ट हुआ, तो उसमें इन्हीं के नाम पर जो हमारा जो रिवोल्ट था ये शुरू किया गया था। लेकिन अंग्रेजों ने इनको डिस्पोज कर दिया, हटा दिया और इसके बाद इनको रंगून भेज दिया, वहां पर इनकी डेथ हो गई और इसी के साथ इंडिया से खत्म हो जाती है जो मुगल वंश का टाइम पीरियड था वो कंप्लीटली। तो स्टार्टिंग और इसका लास्ट फेज अगर हम देखें तो बात करें तो 1526 से लेके 1857 तक का, 1857 तक का। तो इसमें दोनों चीजों की अगर हम बात करें तो 1707 तक का टाइम पीरियड बहुत अच्छा चलता आ रहा था मुगलों का। उसके बाद औरंगजेब की डेथ हो जाती है। उसके बाद जो भी जितने भी रूलर आए मुगल वंश से रिलेटेड सारे के सारे इतने ज्यादा मतलब कि स्ट्रॉन्ग नहीं कह सकते, स्ट्रॉन्ग पावर वाले नहीं कह सकते, सारे के सारे वीकर साबित हुए और वो मुगल डायनेस्टी को अच्छी प्रोग्रेस की तरफ नहीं ले जा सके। और लास्ट की बात की हमने ब्रिटिश के द्वारा 1857 में बहादुर शाह जफर जो सेकंड थे उनकी डेथ होने के बाद मुगल डायनेस्टी एंड हो जाती है इंडिया से। नेक्स्ट हम बात करेंगे इसमें
1530 में। बाबर के बाद उसके बाद आती है इसमें मैन्यूस्क्रिप्ट ऑफ बाबर्स मेमोरीज इन तुर्किश। तुर्की लैंग्वेज में ट्रांसलेशन किया गया किसी सारी मैन्यूस्क्रिप्ट जो बाबर की मेमोरीज में जो लिखी गई थी, क्योंकि जितनी भी बाबर ने अपनी जो आत्मकथाएं लिखवाई थी या फिर किसी भी प्रकार से मैन्यूस्क्रिप्ट लिखवाई थी वो सारी की सारी तुर्किश में लिखवाई थी। तो उनको कह रहे हैं कि ट्रांसलेशन उनका स्टार्ट हुआ 1530 में। 1587 में अगर बात करें तो गुलबदन बेगम थी, बिगन्स टू राइट हुमायूंनामा। हुमायूंनामा लिखना उसने शुरू किया था। अब इसमें इस पेज में हम बात करेंगे बुक्स के बारे में कि मुगल डायनेस्टी से रिलेटेड जो कौन कौन सी बुक्स थी, कौन कौन से टाइम पीरियड के दौरान लिखी गई थी। 1530 में मैन्यूस्क्रिप्ट का ट्रांसलेशन शुरू करवाया गया। 1587 की बात करें हम, 1587 की बात करें तो गुलबदन बेगम ने हुमायूंनामा को लिखना शुरू किया था। हुमायूंनामा की अगर हम बात करें तो ये लिखा गया था गुलबदन बेगम के द्वारा, गुलबदन बेगम के द्वारा 1587 में। अब नेक्स्ट बात करते हैं हम 1589 की। 1589 में बाबर्स की जो मेमोरी थी ट्रांसलेटेड की पार्शंस और बाबरनामा, यानी कि बाबर की जो बाबरनामा जो बुक लिखी गई थी, बाबर की जो मेमोरीज थी जो कि उनकी सारी चीजें थी वो ट्रांसलेशन की गई पार्शियन में, पार्शियन लैंग्वेज में ट्रांसलेट की गई थी। उसके बाद 1589 1602 अब्दुल फजल वक्स और अकबरनामा सबसे फेमस बुक, सबसे इंपोर्टेंट ग्रंथ पाया जाता है मुगल डायनेस्टी से रिलेटेड अकबरनामा। अकबरनामा के बारे में अगर हम बात करें तो अकबरनामा जो है इसमें 3 जिल्दों में इसको डिवाइड किया गया था, या 3 पार्ट्स में कह सकते हैं इसको डिवाइड किया गया था। अब इसके बाद हम बात करेंगे इसमें कि अकबरनामा के जो राइटर थे वो कौन थे। अबुल फजल थे। अबुल फजल कौन थे? वो अकबर के दरबार में जो लेखक थे, एक राइटर थे, सबसे इंपोर्टेंट स्थान प्राप्त था और इन्होंने काम करना शुरू किया अकबरनामा के ऊपर। नेक्स्ट जहांगीर राइट्स जहांगीरनामा, जहांगीर ने लिखवाई अपनी आत्मकथा जहांगीरनामा। उसके बाद 1639 से लेके 47 तक लाहौरी कंपोज फर्स्ट एंड सेकंड ड्राफ्ट ऑफ बादशाहनामा। बादशाहनामा लिखी गई अब्दुल हामिद लाहौरी के द्वारा, और किसके इसमें फर्स्ट और जो सेकंड ड्राफ्ट थे इनके, यानी कि इसके जो पार्ट्स थे ये भी अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड की गई थी। तो ये दोनों पार्ट्स लिखे गए थे अब्दुल हामिद लाहौर के द्वारा। लास्ट पार्ट की अगर हम बात करें तो लास्ट पार्ट बाद में दूसरे जो इनके राइटर्स थे उन्होंने कंपोज किया था, उन्होंने राइट किया था इसको इनकी डेथ के बाद। नेक्स्ट आता है 1650 में मोहम्मद वारिस बिगिंस टू क्रॉनिकल्स। मोहम्मद वारिस ने क्रॉनिकल्स इट मीन्स इतिवृत्त लिखने शुरू कर दिए। उसके बाद नेक्स्ट आता है 1668 में आलमगीर नामा हिस्ट्री ऑफ फर्स्ट 10 ईयर्स ऑफ औरंगजेब। औरंगजेब के टाइम पीरियड के जो स्टार्टिंग के जो 10 साल थे, 10 डेज थे, उसको लिखा गया आलमगीर नामा में। एंड इट इज कंपोज्ड बाय मोहम्मद काजिम। अब कह रहे हैं कि ये जो सारी चीजें थी मोहम्मद काजिम के द्वारा लिखी गई। और आलमगीर नामा की बात करें तो आलमगीर नामा में सारी चीजें क्या लिखी गई थी, इसमें लिखा गया था अबाउट औरंगजेब। औरंगजेब के जो स्टार्टिंग के 10 ईयर्स थे उनके शासन के, रूलिंग करने के, उनके बारे में लिखे गए। तो आज इस वीडियो में हमने बात की है कि जो टाइमलाइन है किंग्स और क्रॉनिकल्स चैप्टर 9 से, उसमें टाइम टू टाइम के अकॉर्डिंग किस प्रकार से मुगल डायनेस्टी स्टैब्लिश हुई, और इस पूरी टाइमलाइन को हमने देखा कि कौन कौन सी बुक्स थी जो कि मुगल डायनेस्टी के बारे में हमारे लिए एक एविडेंस का काम करती हैं। किस प्रकार से एक एविडेंस हमें मिलता है कि कौन कौन सी बुक्स लिखी गई। सारी की सारी बुक्स इंपॉर्टेंट है, टाइमलाइन बहुत ही इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर से रिलेटेड कि फाउंडर कौन थे, कौन से रूलर का किस टाइम पीरियड तक शासन था, और कौन कौन से उनके टाइम पीरियड के दौरान बुक्स लिखी गई थी। आई होप जो मैंने आपको वीडियो में करवाया है वो आपको क्लियर हो गया होगा। ओके स्टूडेंट्स, थैंक्स टू ऑल।